हाय फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में आप लोग से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोग के साथ जो है अपनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। उसी क्रम में मैं अपना पहला वीडियो जो क्लास 8th का चैप्टर नंबर 6 द रोल ऑफ द पुलिस एंड द कोर्ट्स, ये बेसिकली डीपीएस पैटर्न की बुक है। तो अब इसको हम लोग एग्ज़ाम को दिमाग में रखते हुए ये वाला चैप्टर पहले स्टार्ट कर रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द रोल ऑफ द पुलिस एंड द कोर्ट्स, चैप्टर नंबर 6, पेज नंबर 255। द रोल ऑफ पुलिस। द पुलिस हेल्प्स द गवर्नमेंट टू maintain law and order in the country as they are main law enforcing agency in the country. So the first line is very important and it says that police help the government to maintain the law and order in the country as they are main law enforcing agency in the country. That is obviously very true। हम सबको पता है कि लॉ इन्फोर्सिंग का काम जो हमारे कंट्री में है वो पुलिस करती है। They are responsible for preventing crime, investigating crime and upholding the law. So their responsibility for preventing crime, investigating crime and upholding the law. तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? क्राइम को प्रिवेंट करना, इन्वेस्टिगेट करना क्राइम को। क्राइम अगर हो गया है कोई तो उसका इन्वेस्टिगेट करके हु इज़ द कल्प्रिट, किसकी गलती है, जो गलत है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उस हिसाब से उसको इन्वेस्टिगेट करना क्राइम को। एंड अपहोल्डिंग द लॉ, और लॉ को जो है उसको दैट शुड प्रिवेल, जो सही है दैट ही शुड नॉट बी गिवन द पनिशमेंट, जो गलत है ही शुड नॉट बी लेट द फ्री इन द सोसाइटी। एवरी डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया इज प्लेस्ड अंडर अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। इट इज़ वेरी ऑब्वियस, हम सबको पता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट। द सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस एंड अदर पुलिस ऑफिसर्स वर्क अंडर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस हो गए एंड अदर पुलिस ऑफिसर्स, दे आर वर्क अंडर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। Each district is divided into 5 or 6 subdivisions and are placed the charges of a deputy superintendent of police। एक डिस्ट्रिक्ट को 5 से 6 सब डिविजन्स में हम डिवाइड कर देते हैं ताकि उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है प्रॉपर तरीके से किया जा सके और पूरे डिस्ट्रिक्ट पे प्रॉपर तरीके से नज़र रखी जा सके। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये लोग एक डिस्ट्रिक्ट को 5 से 6 सब डिविजन्स में डिवाइड कर देते हैं और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट जो मेन होता था, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी होता है, उसके नीचे डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को रखते हैं ताकि वो सब डिविजन्स को वो लोग प्रॉपर तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकें। ईच पुलिस स्टेशन हैज़ एन इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एंड हेड कांस्टेबल। तो we can mark this important: superintendent of police and other police officers work under the district collector. Each district is divided into 5 or 6 subdivisions and are placed under the charge of deputy superintendent of police. Done. Each police station has an inspector police, sub inspector, assistant sub inspector and head constable. This is the hierarchy and organization of a police station and sub police stations। इतने लोग जो होते हैं एक पुलिस स्टेशन में पोस्टेड होते हैं और उनका काम क्या होता है, अपने डिवीज़न का, जो भी उनका डिवीज़न, सब डिवीज़न में तो उनका खुद का जो डिवीज़न है उसके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। एन FIR इज फाइल्ड एट पुलिस स्टेशन अंडर हुज जुरिडिक्शन द क्राइम हैज़ अकर्ड। ये तो ऑब्वियस है कि FIR उसी जुरिडिक्शन में फाइल होगा, उसी पुलिस स्टेशन में फाइल होगा जिसके जुरिडिक्शन में वो एरिया आता है और जहाँ पे वो क्राइम हुआ है। इट इज़ ओनली व्हेन एन FIR इज लॉज्ड दैट इन्वेस्टिगेशन कैन बी बिगिन। जब FIR लॉज हो जाएगा उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। यहाँ तक हमने क्या सीखा कि लॉ एंड ऑर्डर
अब उसमें लॉ एंड ऑर्डर ऑफ कंट्री में पुलिस का क्या रोल है, हाउ दे वर्क एट हायरार्की लेवल, ये पूरा सिस्टमेटिक तरीके से हमने यहाँ तक देखा कि भाई जो गवर्नमेंट है उसका लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करता है, पुलिस करता है। अब पुलिस का क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट में एक कलेक्टर होता है हर डिस्ट्रिक्ट में, और वो ही इज़ द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। उसके अंडर में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं और पूरे डिस्ट्रिक्ट की पुलिस का जो लॉ एंड ऑर्डर को हेड होते हैं वो उन, और एक डिस्ट्रिक्ट को 5 से 6 सब डिवीज़न में डिवाइड कर दिया जाता है और सारे सब डिवीजन्स को एक डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ओवरहेड करता है। सो ये सब जो हायरार्की है एक डिस्ट्रिक्ट का पुलिस की तरह से कि सब डिवीज़न में डिवाइड करके इन अ वेरी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर क्राइम को रोका जा सके और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गाइडलाइंस क्या है पुलिस के लिए, जो हमारे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय समय पर दी जाती हैं या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, जिस रूल के तहत हमारे पुलिस को काम करना होता है। द पुलिस इज एक्सपेक्टेड टू अपहोल्ड द लॉ ऑफ लैंड एंड अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव लाइन क्या बोलता है, पुलिस इज एक्सपेक्टेड टू अपहोल्ड द लॉ। इनका सबसे प्राइमरी जो रोल है, उनसे जो हमारा एक्सपेक्टेशन है वो है कि वो लॉ को लागू कराएं, लॉ ही प्रिवेल करे हमारी सोसाइटी में। जंगल राज नहीं होना चाहिए, लॉ, रूल ऑफ लॉ मीन्स जो भी हो सबके लिए समान लॉ हो, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, लॉ सबके लिए सेम होना चाहिए और वही प्रिवेल करना चाहिए। कोई भी गरीब हो कोई भी अमीर हो, सब लॉ के सामने हर कोई इक्वल है एंड दैट शुड बी अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमेशा लागू होगा। द सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड सम गाइडलाइंस टू द पुलिस इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन। सुप्रीम कोर्ट समय समय पर सम गाइडलाइंस इशू करती रहती हैं ताकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन्स के, ऑर्डिनरी सिटीजन या एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो प्रोटेक्ट हो सके। हमारा फंडामेंटल राइट मतलब जो है कि हमारी राइट्स हैं कुछ, वो इस देश के नागरिक होने के नाते हमको दी गई हैं। ये पेज नंबर 255 का हमारा सारांश है। इसमें जो चीज़ मैंने हाईलाइट किया है वो आप हाईलाइट कर सकते हैं, उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाइए और इसको एग्ज़ाम में तैयार करके जाइए। दिस इज़ माई प्रॉमिस, यू विल नॉट गेट अ सिंगल क्वेश्चन आउट ऑफ दिस important marks highlighted and you will get the crux of this first page through it only. Now let us start the next page, which is page number 256. पेज नंबर 256, जिसमें बोला कि सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए समय समय पर गाइडलाइन इशू करता रहता है। तो ये गाइडलाइंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। लेट अस सी व्हाट आर दीज गाइडलाइंस व्हिच हैज बीन इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट। नंबर 1, द टाइम एंड द प्लेस ऑफ अरेस्ट ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन मस्ट बी रिकॉर्डेड। वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी एक्यूज्ड पर्सन है जिसके खिलाफ FIR हुआ है, आप उसको गिरफ्तार या अरेस्ट करते हैं तो इट शुड बी रिकॉर्डेड कि आपने उसको कहाँ से गिरफ्तार किया, कितने बजे गिरफ्तार किया, वो आपको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, द एक्यूज्ड मस्ट बी मेड अवेयर ऑफ हिज और हर राइट। एक्यूज्ड मतलब जो जिसके ऊपर चार्जेस लगे हैं, जिसके खिलाफ FIR किया हुआ है, तो उसको बताना पड़ेगा आपको। ही मस्ट बी मेड अवेयर ऑफ हिज और हर राइट्स। उसको अपने खुद के राइट्स आपको अवेयर कराने पड़ेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क इम्पॉर्टेंट इट एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटिव ऑफ द एक्यूज शुड बी इन्फॉर्म। तो अगला पॉइंट बोलता है कि जो रिलेटिव हैं एक्यूज के, उनको इन्फॉर्म करना है ताकि वो आए और उसके डिफेंस में जो भी उसको सपोर्ट चाहिए जो एक्यूज को, बिकॉज जब तक उसका गिल्टी या उसको वो प्रूफ नहीं हो जाता तब तक एवरी सिटीजन इज नॉट गिल्टी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है अनटिल अनलेस द क्राइम इज प्रूव्ड ही शुड बी ट्रीटेड दैट ही इज नॉट गिल्टी। तो उसकी जो राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो टोटली प्रोटेक्टेड रहेंगी। और उसी के तहत ये है कि रिलेटिव ऑफ द एक्यूज शुड बी इन्फॉर्म। नेक्स्ट है द एक्यूज शुड बी इन्फॉर्म अबाउट द रीज़न ऑफ अरेस्ट।
उसको आपको बताना पड़ेगा कि उसको आपने क्यों अरेस्ट किया है. All 3 points or 4 points we have covered is very important. Next one is the accused should be given the right to defend by legal practitioner. अब उसके पास खुद का राइट क्या है कि कोई लीगल प्रैक्टिशनर है हो, उसका जो भी पक्ष है उसको वो रखेगा कोर्ट के सामने, जज के सामने, या जहाँ भी प्रेजेंट करना है उसको. तो उसके पास ऑलवेज अ राइट. ऐसा नहीं कि आप मना कर देंगे भाई आपके तरफ से कोई नहीं रहेगा. ही हैज़ गिवन ऑल द राइट्स टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर. तो जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड कहता है, उसके तहत जो भी क्राइम आपने किया है, हो सकता है आपको कोई फंसा रहा हो, गलत इंस्टिगेट कर रहा हो, तो आपको अपने डिफेंस के लिए पूरा का पूरा अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है. नेक्स्ट पॉइंट इज द अक्यूज शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन द 24 आवर ऑफ इट्स अरेस्ट. बट 24 आवर कब गिना जाता है? वर्किंग टाइम, है ना, वर्किंग डे. आज अगर मान लीजिए सैटरडे है तो संडे छुट्टी रहेगी, तो फिर वो कब प्रेजेंट होगा? सब नेक्स्ट डे 48 आवर्स. बट इट इज़ नॉट लेटर देन 72 आवर्स इन एनी केस. तो हमें को इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जो अक्यूज जो अरेस्ट हुआ है फॉर एनी रीज़न, उसको पुलिस को प्रेजेंट करना है मजिस्ट्रेट के पास विद इन 24 आवर्स ऑफ इट्स arrest. Done. The next point. The police is not allowed to torture or beat anyone. Very important. Actually, this is one of the chapter in book, but it should be the knowledge of each and every person. He should be knowing all his rights which is available by the Supreme Court or fundamental right or constitution, whatever it is, we should be knowing all our rights. So the police is not allowed to torture or beat anyone, but India is something different. हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे. नाउ अभी हम लोग सिर्फ कंसंट्रेट करेंगे अपना जो सिलेबस है उसके ऊपर ही. नेक्स्ट पॉइंट इज द पुलिस कैन नॉट इन्फ्लिक्ट एनी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट. पुलिस किसी को पनिशमेंट नहीं दे सकती. पनिशमेंट देने का अधिकार किसका है? ओनली एंड ओनली जुडिशरी का, कोर्ट का. तो पनिशमेंट देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उनको दिया हुआ है. पुलिस कैन नॉट इन्फ्लिक्ट एनी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट टू एनी वन. कन्फेशन ड्यूरिंग पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर पुलिस आपको पकड़ लेती है, जेल में 2 डंडे लगाती है और आपको आप गुनाह कबूल कर लो और आपने हाँ बोल दिया ठीक है मैंने किया है, बट ये जो है कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगा. ये कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगा. तो पुलिस अगर आपके ऊपर दबाव डाल के कुछ भी करती है, वहाँ पे आपने जो भी बोल दिया है या पुलिस को लिख के दिया है या रिकॉर्ड हुआ है, कुछ भी हुआ है, दैट इज़ नॉट एडमिसिबल एट ऑल. नेक्स्ट पॉइंट इज अ बॉय अंडर 15 years of age and a woman कैन नॉट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन ओनली फॉर क्वेश्चनिंग. सो एक बच्चा जो 15 साल से छोटा है या वुमेन, उनको पुलिस स्टेशन में क्वेश्चन करने के लिए आप नहीं बुला सकते हैं. अगर आपको उनको क्वेश्चन करना है तो जो भी आईपीसी के अंडर में जो रूल्स दिए हुए हैं उसके तहत आपको उनको अप्रोच करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, अगर बॉय 15 साल का है तो जुवेनाइल जो कोर्ट है या जुवेनाइल लॉ है उसको आपको फॉलो करना है. लेडीज़ है तो जो भी रूल्स दिए हुए हैं उसके अंदर वो हमको फॉलो करना है. अभी हम उसके अंदर नहीं जाते हैं. अभी हमारा जो मेन फोकस अपना चैप्टर कंप्लीट करने का है उसी को हम लोग अवॉइड करते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ एन FIR. व्हाट इज़ एन FIR? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. फुल फॉर्म ऑफ FIR इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. द FIR इज abbreviated form of first information report. It is the first information about our offense recorded by a police officer on duty. Very important. It is the first information about an offense recorded by the police officer on duty. Very important. We will highlight it. Next is the first hand information is given by the aggrieved person. The FIR is very important because on the basis of FIR the police starts its investigation
डिनाइल ऑफ टू लॉज एन FIR इज एन इलीगल एक्ट। देखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई जाता है और पुलिस उसका FIR लिखने से मना कर देती है, दिस इज़ एब्सोल्युटली इलीगल। बट इन प्रैक्टिस दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ रिटन ओवर हियर। इंडिया में FIR लिखवाना वेरी कम्बरसन जॉब है। रीज़न क्या है? पुलिस अगर FIR लिख लेती है तो उनको बहुत सारा काम करना पड़ता है, तो कभी कभी वो लोग इतनी आसानी से या इतना जल्दी FIR को लिखते नहीं हैं। अगर हम अपने अधिकारों के प्रति अवेयर हैं और हमको पता है कि दिस इज़ देयर मोरल ड्यूटी और दिस इज़ देयर लीगल ड्यूटी टू लॉज एन FIR, सो वो कभी भी आपका FIR लॉन्च करने से मना नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कैसे FIR फाइल किया जाता है। हाउ टू फाइल एन FIR। FIR कैसे फाइल किया था? इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर which we will of filing FIR. Number 1, the person who has to file an FIR has to go to police station and meet the officer in charge. जिसको भी FIR फाइल करना उसका पहला काम क्या होगा कि आप पुलिस स्टेशन जाओ और ऑफिसर इंचार्ज से मिलो। देन ही नरेट्स एवरी डिटेल रिलेटेड टू द ऑफेंस, दिस इज रिकॉर्डेड बाय ऑफिसर। फिर उनको क्या करना होगा? सारी की सारी नरेट्स मतलब बतानी पड़ेंगी, एक्सप्लेन करना पड़ेगा एवरी डिटेल रिलेटेड टू द ऑफेंस, दिस इज रिकॉर्डेड बाय द ऑफिसर। और जो भी वो नरेशन देगा एवरीथिंग शुड बी रिकॉर्डेड इन ब्लैक एंड वाइट और वीडियो रिकॉर्डिंग, कैसे भी करके टोटली इसको हमको रिकॉर्ड कर लेना है। सो ये हमारा सेकेंड पेज था। नाउ वी विल मूव टू थर्ड पेज। दिस इज first second point we have completed. Third point is the information given by the complainant is signed by him or her. जो भी इंफॉर्मेशन वो देगा फिर उसके ऊपर वो लिख के साइन करेगा। The complainant has to write to ask for a copy of his FIR. ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कंप्लेनेंट के पास सारे राइट्स हैं कि वो FIR की एक कॉपी मांग सके, ताकि बाद में कोई FIR को चेंज नहीं कर सके। जो भी उसने लिख के दिया है उसके साथ अगर फोर्जरी करने चाहेंगे वो लोग तो आपके पास कॉपी होगी, दैट विल बी टू वेरीफाइड बाय द पुलिस इंचार्ज। सो इट विल मेक श्योर यू दैट दिस इज़ द सेम FIR यू हैव फाइल्ड। क्योंकि केसेस क्या होते हैं कोर्ट में, सालों साल चलते हैं, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल। तो आपने पहले क्या कंप्लेन किया था, बीच में अगर कोई फोर्ज करना चाहे और आपका FIR का कंप्लेन का कॉपी चेंज करना चाहे तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास उसका एक कॉपी है एंड दैट विल बी रिकॉर्डेड दैट दे हैव इशूड वन कॉपी टू कंप्लेनेंट। दिस इज मोर देन एनफ। द FIR इज देन एंटर्ड इनटू अ बुक विच इज़ टू बी केप्ट बाय द ऑफिसर इंचार्ज। जो FIR होता है फिर उसको क्या करते हैं हम बुक में डालते हैं जो पुलिस का है, और फिर वो ऑफिस इंचार्ज उसको रखता है। वंस एन FIR इज फाइल्ड द केस इज रजिस्टर्ड एंड द इन्वेस्टिगेशन बिगिंस। जैसे ही FIR फाइल हो जाएगा तो केस क्या हो जाएगा, हमारा रजिस्टर हो जाएगा और FIR बिगिन हो जाएगा। सो दिस इज हाउ FIR इज फाइल्ड। लेट अस समराइज। कैसे फाइल होता है हम इसको समराइज करते हैं। प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले जो पर्सन है जिसको फाइल करना है उसको कहाँ जाना है? पुलिस स्टेशन जाना है और वहाँ के इंचार्ज से मिलना है, ऑफिसर इंचार्ज। फिर आपको सारी डिटेल में नरेट करना है, एवरी डिटेल रिलेटेड टू द ऑफेंस, दिस इज रिकॉर्डेड बाय द ऑफिसर। द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कंप्लेंट इज साइंड बाय हिम, और उनको साइन करना है और उसके बाद उसकी कॉपी अपने को मांग लेनी है। द FIR जब जो लिख के मिल जाता है फिर उनको एक बुक होती है FIR की प्रॉपर, जिसमें उसको प्रॉपरली एंटर किया जाता है। उसके बाद जो ऑफिस इंचार्ज उसको एंटर करेगा, बाद में FIR फाइल हो जाएगी तो केस रजिस्टर्ड हो जाएगा और इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी विल हाईलाइट इट। वैसे तो ये भी इम्पोर्टेंट था, 5 पॉइंट टोटल हैं, हमको इसको याद कर लेना है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। बहुत ही ईजी है, मैंने बता दिया। नंबर 1 पे आपको अगर FIR करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन गए तो सेकंड स्टेप में क्या करना पड़ेगा? आपको सारा इंसिडेंट्स आपको नरेट करना पड़ेगा इंचार्ज से। जो इंचार्ज है वो क्या करेगा?
आपका सारा कुछ लेने के बाद आपको उससे FIR की कॉपी ले लेनी है। एक बार कॉपी मिल गई तो फिर वो अपने बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उसको एंटर करेगा और फिर इन्वेस्टिगेशन 5वें पॉइंट पे चालू हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस, नंबर 1 कॉग्निजेबल एंड नंबर 2 इज नॉन कॉग्निजेबल। वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, we will highlight it, cognizable and non-cognizable. There are 2 types of offense. Number 1 is cognizable, second one is non-cognizable. The police can directly file an FIR in case of a cognizable offense. पुलिस क्या कर सकती है? डायरेक्ट FIR लॉन्च कर सकती है अगर आपने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो। अभी हमको इतना ही देखना है, कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो पुलिस उस केस में डायरेक्ट FIR फाइल कर सकती है। और सेकेंड है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, उसके लिए पुलिस को FIR लॉन्च करने के लिए किसका परमिशन लेना पड़ेगा? कोर्ट का, टू फाइल एन FIR। पुलिस को फॉर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस को क्या करना पड़ेगा? इनको परमिशन लेना पड़ेगा कोर्ट का फॉर फाइलिंग एन FIR। हमने अभी तक क्या देखा? 2 टाइप के ऑफेंस होते हैं, नंबर 1 कॉग्निजेबल, नंबर 2 नॉन कॉग्निजेबल। और पुलिस कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर आपने किया तो डायरेक्ट FIR आपके ऊपर लॉन्च कर सकती है। और नॉन कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होते हैं उसके अगेंस्ट में अगर आपके ऊपर उसको FIR लॉन्च करना है तो उसको कोर्ट का परमिशन लेना पड़ेगा। डन, लेट अस प्रोसीड फर्दर। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन द पुलिस इज इन कंट्रोल ऑफ प्रोसीडिंग्स। उसका जो लेट प्रोसीडिंग्स है हमारे रूल्स में दिया हुआ, उसके कंट्रोल में, उसके हिसाब से ही उसको अपना इन्वेस्टिगेशन करना है। टिल अ चार्जशीट इज फाइल्ड, उसके बाद तब तक करना है जब तक उसका एक चार्जशीट उसको बना के कोर्ट को फाइल कर देना। उसके जो गुनाह है या आपने क्या इन्वेस्टिगेशन किया उसका पूरा एक चार्जशीट बना लेना है आपको, उसको कोर्ट में फाइल कर देना है। द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कलेक्ट सफिशिएंट एविडेंस रिलेटिंग टू द फैक्ट ऑफ द केस टू प्रूव द एलिगेशन अगेंस्ट द एक्यूज्ड। पुलिस को क्या काम रहेगा कि सारे इंफॉर्मेशन जो एविडेंसेस हैं वो सब कलेक्ट करना, ताकि जो एक्यूज्ड है जिसके खिलाफ FIR हुआ है उसके खिलाफ जो भी एलिगेशंस लगे हैं क्या वो सही हैं, क्या वो गलत हैं, वो सारा का सारा उसको फाइंड आउट करना है और उसको प्रूव करना है। जो भी उसकी फाइंडिंग्स होंगी, द रिटन रिपोर्ट दैट ही प्रिपेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड चार्जशीट। तो जो भी उसकी फाइंडिंग्स होगी, रिटन रिपोर्ट होगा ड्यूरिंग हिज इन्वेस्टिगेशन, वो जो भी रिकॉर्ड करेगा उसको चार्जशीट बोलते हैं। वंस अ चार्जशीट इज प्रिपेयर्ड तो केस कहाँ चला जाएगा? कोर्ट में चला जाएगा। फिर एडवोकेट लोग और ये दोनों पार्टी से एडवोकेट होंगे, वो सब क्या करेंगे? कोर्ट में जुडिशरी कोर्ट में अपनी बातें रखेंगे और जो एक्यूज्ड का एडवोकेट होगा कोशिश करेगा जो भी फाइंडिंग्स है जो उसको बचाने के लिए जो भी उसके पास डिफेंस में है वो प्रूव करने की कोशिश करेगा। और जो प्रोसिक्यूशन है, जो एलिगेशन वाला जो पार्टी है वो उसको अपने आप को स्टैंड करने की कोशिश करेगा। और ये सारे प्रोसीजर्स कहाँ चलेंगे? कोर्ट में चलेंगे। एक बार चार्जशीट फाइल हो गया तो कोर्ट का काम ख़त्म, फिर जो पुलिस का काम ख़त्म, फिर कोर्ट डिसाइड करेगी ऑन द बेसिस ऑफ हियरिंग ऑल द एलिगेशन फ्रॉम द बोथ द पार्टीज। गुड टू नो में एक बड़ा इंपॉर्टेंट हम लोग देख लेते हैं। इन फरवरी 2006 द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड दैट द पुलिस कैन नॉट डिनाई टू रजिस्टर एन FIR ऑन ग्राउंड दैट द कंप्लेन इज डाउटफुल। फरवरी 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया पुलिस को कि भाई आप जो है किसी भी केस में FIR खाली ये जान ले कि भाई डाउटफुल है, आप FIR लिखने से या कंप्लेन लिखने से आप मना नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पुलिस ऑफिसर शुड रजिस्टर अ केस ऑन कंप्लेन ऑफ एन ऑफेंस। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया आपको क्या करना है कि रजिस्टर कर लेना है कंप्लेन ऑफ एन ऑफेंस एंड द पुलिस कुड नॉट प्री जज द इशू। पुलिस को ये इशू को प्री जज नहीं करना है। कंप्लेन जो भी आपको मिला आपको इसको रजिस्टर कर लेना है। सो द कंक्लूजन इज पुलिस हैव नो अदर ऑप्शन अदर देन टू रजिस्टर अ कंप्लेन। Denial to register a complaint is an offense. Denial to register a complaint is an offense. Now the role of court.
नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ कोर्ट। अब इतना सारा कुछ हो गया, सारा केस फाइल हो गया, चार्जशीट बन गया, कोर्ट के पास आ गया। अब जो है कोर्ट की क्या रोल होंगे उस केस में, वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट बट दे कैन नॉट अवॉर्ड पनिशमेंट टू द कल्प्रिट। वो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि पुलिस किसी के ऊपर कोई भी पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट नहीं कर सकती है। ये काम किसका है? कोर्ट का है। वो खाली साक्ष्य इकट्ठा कर ले, साक्ष्य इकट्ठा करके जो भी एविडेंस है वो इकट्ठा करके कोर्ट को दे देना है, देन कोर्ट विल डिसाइड। दे कैन ओनली अरेस्ट पर्सन हु इज गिल्ट ऑफ कमिटिंग अ क्राइम, द एक्यूज इज देन प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। वो क्या कर सकते हैं, अगर आपने कोई गिल्टी की है तो आपको अरेस्ट कर सकते हैं, बाद में आपको कोर्ट ऑफ लॉ के सामने वो प्रेजेंट कर देंगे। फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब गवर्नमेंट एडवोकेट। जो एग्रीव्ड पार्टी होगा उसका केस कौन लड़ता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर लड़ता है। और जो सामने वाला होगा, जो गिल्ट होगा, एक्यूज होगा, उसको खुद का एडवोकेट अपना जो है वो खुद से मैनेज करना पड़ेगा। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अ गजेटेड ऑफिसर हु हैज टू प्ले एन अनबायस्ड एंड इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑर्डर टू इंश्योर फेयर जजमेंट। वो क्या गवर्नमेंट गजेटेड ऑफिसर होता है, हु हैज टू प्ले एन अनबायस्ड। अनबायस्ड मतलब किसी की तरफ से नहीं रहेगा, वो अनबायस्ड रहेगा, वो सिर्फ लॉ और रूल को फॉलो करेगा। जो सही है उसका सही का साथ देगा, जो गलत है वो गलत रहेगा उसकी नज़रों में। अनबायस्ड। इम्पार्शियल। इम्पार्शियल मतलब किसी का साथ नहीं देगा, जो पार्शियल होगा, जो सही होगा उसी का साथ देगा। इन ऑर्डर टू इंश्योर फेयर जजमेंट, ताकि वो प्रॉपर फेयर जजमेंट, जो हमारा जजमेंट का पिलर ही है कि एक कोई बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, भले उसके बदले चाहे 10 जो गुनहगार हो छूट जाए, लेकिन कोई बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ही इज़ कॉल्ड अ मिनिस्टर ऑफ जस्टिस। उसको हम क्या बोलते हैं? मिनिस्टर ऑफ जस्टिस। द ड्यूटी ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज टू सपोर्ट कोर्ट इन फाइंडिंग आउट द फैक्ट। इसकी ड्यूटी क्या है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की? कोर्ट का सपोर्ट करने में, जो फैक्ट को फाइंड आउट करने के लिए। हिज ड्यूटी इज टू प्लेस एविडेंस बिफोर द कोर्ट। वो उसकी ड्यूटी क्या है? जो कोर्ट के सामने एविडेंस को प्लेस करने का। इट इज़ देन द ड्यूटी ऑफ कोर्ट टू डिसाइड द वर्डिक्ट। फिर उसके बाद किसके हाथ में आ जाता है? कोर्ट के हाथ में क्या वर्डिक्ट देना है, देन इट विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। इन द कोर्ट द अरेंजमेंट ऑफ द एक्यूज्ड एंड द डिफेंडेंट आर हर्ड केयरफुली बाय द जज। फिर बाद में क्या होगा? कोर्ट में जो डिफेंडेंट और एक्यूज दोनों के जो आर्गूमेंट्स हैं वो बहुत ही केयरफुली सुना जाएगा। कोर्ट के अंदर कौन सुनेगा? जज सुनेगा। दोनों पार्टियों का जो भी अपना अपना दलील होगा कि भाई मैंने किया है, एक बोलेगा और दूसरा बोलेगा कि मैंने नहीं किया है, बोलेगा इसने मुझे जो भी हरासमेंट किया है, एक चार्जेस लगाएगा और दूसरा क्या करेगा? उसको डिनाई करेगा। उसके बदले में जो भी उसको प्रूफ देना है वो कोर्ट को देगा। Court has the right to direct a police officer to arrest a person and produce him before the court by issuing warrant against him. वारंट कौन इशू करता है? कोर्ट करता है। किसी को भी बोल सकता है भैया इसको जाओ और पकड़ लो, देन इट इज़ ड्यूटी ऑफ कोर्ट। नाउ नेक्स्ट पेज 258। If the session judge award death sentence to accused, then High Court has power to hear its appeal. It is वेरी ऑब्वियस, ये जो सेशन कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अगर उसने कोई अवार्ड दिया है उसको, अगर उसके अगेंस्ट में कोई भी आपको अपील करनी तो उससे एक हायर कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हायर कोर्ट होता है हाई कोर्ट। सो अगर किसी को डेथ सेंटेंस दे दिया है तो इसको हाई कोर्ट में उसके अपील, उसके अगेंस्ट में आपको अपील करना है। अगर कोर्ट ने आपके अपील को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर ये जो है दोबारा से सारे केस को फिर से ये लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि प्रॉपर नया जजमेंट इसका आ सके। नेक्स्ट हेडिंग है फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल, एवरी सिटीजन इज गारंटीड अ फेयर ट्रायल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। एवरी सिटीजन इज गारंटीड बाय अ फेयर ट्रायल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स फेयर ट्रायल एज फॉलोज। ये भी इम्पोर्टेंट है, हम लोग इसको कर लेते हैं। इट मे नॉट बी
much important for the sake of exam, but it is very well important for your own knowledge. वैसे तो एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत छोटा सा बड़ा कॉम्पैक्ट सा बड़ा प्यारा सा चैप्टर है जो हमको बहुत कुछ सिखाता है। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा ये है कि द कोर्ट शुड गिव अ कॉपी ऑफ चार्जशीट एंड स्टेटमेंट ऑफ विटनेस। तो कोर्ट को क्या देना है, चार्जशीट की कॉपी देनी है और स्टेटमेंट ऑफ विटनेस, जो भी इन्वेस्टिगेशन में जिसने विटनेस किसी ने कुछ उस केस के बारे में बताया है तो उसकी कॉपी कोर्ट को देनी है। द ट्रायल शुड नॉट बी हेल्ड इन सीक्रेट लोकेशन एंड शुड बी हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड। कॉपी उसको मिल गई कोर्ट को, और ट्रायल जो है वो सीक्रेट लोकेशन पे नहीं हो सकता है, और ये जब भी होगा इन प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड। जो भी दलील होगी प्लस माइनस वो एक्यूज्ड के प्रेजेंस में होगा। एनफ टाइम शुड बी गिवन टू क्वेश्चन द विटनेस। विटनेस को जो क्वेश्चन दिया गया है उसको प्रॉपर टाइम देना जाना चाहिए। द एक्यूज्ड कैन फाइट इन हिज और हर डिफेंस बाय प्रेजेंटिंग विटनेस। और एक्यूज्ड अपना डिफेंस अपनी चीज़ों को फाइट कर सकता है, उसके अगेंस्ट में विटनेस देखे कि भाई अगर उसके ऊपर जो आरोप लगा है वो सही है गलत है, उसको वो चैलेंज कर सकता है। एन अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू क्रॉस एग्जामाइन ऑल प्रोसिक्यूशन विटनेस। और एक अपॉर्चुनिटी दिया जाना चाहिए एग्जामाइन करने के लिए जो भी प्रोसिक्यूशन विटनेस है। डिसीजन शुड बी टेकन बाय जज ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। जो भी डिसीजन होगा वो जज लेगा ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, जो भी एविडेंस उसके सामने पेश किए गए हैं रिलेटेड टू द केस। जज शुड रिमेन इम्पार्शियल एंड इम्पार्ट अ फेयर वर्डिक्ट। जज से क्या एक्सपेक्टेशन है हमारी कि वो इम्पार्शियल बना रहे और एक फेयर वर्डिक्ट दे हमको, ताकि लॉ की जीत हो। जो गलत है उसको सज़ा मिले, जो सही है उसको वो हो सके। नाउ दिस चैप्टर इज़ ओवर। वी विल complete its exercise in next video. Thank you so much for being with me. I will try my best to give all my knowledge to you. So be ready for next video. क्योंकि मैं इस वीडियो को लाने के लिए मुझे बड़ा मेहनत करना पड़ता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि इसका जो बेनिफिट है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।